अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक को डिटेल से समझिए, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर सिंपल पेंडुलम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जब यहाँ पर इसको कम्प्लीटली सीख लिया तो इंशाल्लाह सिंपल पेंडुलम को समझना बिल्कुल आसान आपको होगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा याद रखो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेटरी मोशन की एक सिंपल केस है। ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसकी एक स्पेशल केस है। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जो है ये ऑसिलेशन ही करती है, मीन पोजीशन से आगे पीछे ही जाती है। ये एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, मगर ये उसकी एक स्पेशल केस है। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन भी है, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो ऑसिलेटरी मोशन की जो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज। तो बेटा सबसे पहले चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो हम लिखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन in which the restoring force is directly proportional to the displacement x। सिंपल हार्मोनिक मोशन वही मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और यही रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, यानी इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होती है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये मैंने यहाँ पर पूरा जो है लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है। अब इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम बुक वाली ही एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक बाल है और एक बाउल है। बाउल वो चीज होते हैं जिसमें हम चटनी वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बर्तन ही होते हैं, आमतौर पर शीशे के भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजों से ये बन जाती है। तो ये एक लेट सपोज ये हमारे पास एक बाउल है, और इसी बाउल में हम एक बाल यहाँ पर रखते हैं। तो जब ये बाल यहाँ पर होगी तो ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होगी, यानी ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या हम इसको मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ये है मीन पोजीशन। जब इस बाल को मैं इस पॉइंट पर ले आएंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर ये जो बाल की जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं कि ये बाल की एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन यानी बाल की आखिरी पोजीशन जहां तक वो जा सकता है। और अगेन जब ये बाल यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर यहाँ पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये बनेगी। अब हम ये स्टडी करते हैं कि जब हम इस बाल को यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ से छोड़ जाते हैं, तो ये बाल ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ आता है, तब नीचे यहाँ आता है, तो फिर ऊपर जाता है। ये प्रोसेस इस तरह होता कैसे है, इसको डिटेल से चलो समझते हैं। फिर टॉपिक में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसको डिटेल से समझे। जब ये बाल यहाँ पर था तो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इस पर फोर्सेस जीरो थे। जब हमने इस बाल को इस मीन पोजीशन से यहाँ तक लेकर गए तो इस बाल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो जब हम इस बाल को इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस बाल को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर लेके गए। तो जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे थे तो यहाँ पर इसमें क्या कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसमें स्टोर हो गई। तो जब हम इस बाल को रिलीज करते हैं तो ये बाल सीधी इस तरफ जो है ना मीन पोजीशन की तरफ आता है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती रहती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो कंप्लीटली यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी था वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गया। इसी तरह यहाँ पर जब फिर आगे की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से आती है, और जब ये फिर से यहाँ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होगी। अब हम यहाँ पर आते हैं कि इस पॉइंट पर जब हम इस बाल को लेकर आते हैं तो ये बाल मीन पोजीशन की तरफ क्यों आता है, ये बाल मीन पोजीशन की तरफ इस एक्सट्रीम से क्यों आता है। तो असल में यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स वही फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन में या मीन पोजीशन में लाती है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है,
वो इसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज पर डिपेंड करती है? तो हम कहते हैं कि जितना हम मीन पोजीशन से बाल को ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस बाल पर कवर करेंगे, तो इतनी ही ये रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन आएगी। इसकी एक जनरल मिसाल हम यूं भी देखते हैं कि एक झूले पर एक बच्चा बैठा होता है, जब हम इस झूले को छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता से धक्का देते हैं तो ये झूला स्लोली स्लोली टुवर्ड द मीन पोजीशन आती है। लेकिन जब हम इसको बहुत तेजी से झटका धक्का देते हैं तो ये बहुत मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा फासला कवर करती है, तो फिर ये झूला बहुत इंतहाई तेज रफ्तार से मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो इसी तरह ये भी है कि जब हम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट पर कवर करते हैं तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसी में पैदा होती है। यानी अगर हम इसको मीन पोजीशन से यहां तक लेके आ रहे हैं, यहां तक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम है, तो डिस्प्लेसमेंट कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम ही होगी। तो चलो ये देखते हैं कि हमने डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो जितनी हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देंगे उतनी ही वो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगी। फिर हमने ये कहा था कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मीन पोजीशन की तरफ ही होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ ही लेकर आते हैं। तो इसी वजह से हम जब मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ये नेगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। इसी वजह से हम इसके साथ नेगेटिव साइन लिखती है, जिस तरह हम एक्शन और रिएक्शन के साथ एक के साथ नेगेटिव साइन लिखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये बाल इस तरफ से कवर की, यहां से यहां तक जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर होती है और रिस्टोरिंग फोर्स इसी डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन आती है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसी वजह से हम नेगेटिव साइन को पुट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो हम सिंपली लिखते हैं कि इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। ये क्यों मैक्सिमम होगी इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो अब ये देखिए जब ये बाल जितनी ही ज्यादा हम मेन पोजीशन से इसको लेकर जाएंगे तो उतनी ही ज्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। तो इस पॉइंट पर इसकी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो गई है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम कवर हो गई है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम है। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है यानी फोर्स मैक्सिमम है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन भी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी वो जीरो ही होती है यानी मिनिमम होती है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम होती है। वो क्यों होती है? वो तो सिंपल सी बात है, जब हम इस बाल को यहाँ की तरफ लेकर जाते हैं तो ये पर शॉर्ट टाइम यहाँ पर रुकती है, तो इसकी स्पीड जब हम इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। यहाँ पर स्पीड मुकम्मल स्लो होती है यानी रुक जाती है, तो स्पीड यहाँ पर मिनिमम होती है, या हम कहते हैं कि यहाँ पर स्पीड मुकम्मल तौर पर जीरो है। वो जीरो क्यों है मैंने आपको वजह बताया भी था कि यहाँ पर जो है ना काइनेटिक एनर्जी, जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो पोटेंशियल, तो यहाँ पर जब बाल परस कर ये बाल इसी तरह मोशन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसी मीन पोजीशन से, तो जब ये बाल यहाँ से ऊपर से जाएगी तो यहाँ पर इसमें अपने साथ काइनेटिक एनर्जी थी यानी पहले से हम ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, हम इस तरह सपोज करते हैं। तो ये बाल जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी था, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो बाल ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में ही आएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन में अच्छा जब ये बाल मीन पोजीशन की तरफ आते तो ये रुकती क्यों नहीं है यहाँ मीन पोजीशन पर? जब रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ तक लेकर आती है तो ये बाल यहाँ पर रुकती क्यों नहीं, ये सवाल पैदा होता है। तो सवाल ये है कि ड्यू टू इनर्शिया ये बाल यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये आगे की तरफ चलेगी। इनर्शिया ये एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बरकरार रखना चाहती है, या एक ऑब्जेक्ट मोशन में रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को बरकरार रखना चाहती है।
तो ये बॉल मोशन में है, तो ये बॉल यहाँ पर अपनी मोशन को बरकरार रखना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है। तो जो देखिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू ही बयान करते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ई जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी है, लेट्स सपोज बॉल है, ये बॉल जब यहाँ पर पहुंचती है तो बिल्कुल अपनी पोजीशन पर पहुंचती है, मेन पोजीशन तक, तो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो होगी ना। हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होगी, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर आ गई, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो हो गई, यानी मतलब फोर्स जीरो हो गई। जब फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ये जीरो था। अब चलते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये मैक्सिमम होगी। वो क्यों? बहुत ही आसान सी बात है। वेलोसिटी इसलिए मैक्सिमम होती है, जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो ये बॉल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब हम इसको रिलीज करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब ये मेन पोजीशन पर आती है तो ये बॉल अपनी पोजीशन पर आती है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होती है। तो ये झूला वगैरह जो होता है, ये बॉल होता है, ये यहाँ पर मेन पोजीशन से बहुत हाई स्पीड में आगे की तरफ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, इसलिए कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर जो है वेलोसिटी मिनिमम होगी, यानी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो गई है, तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी। आई होप इस डायग्राम से आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि ये बॉल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन क्यों करती है। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था, इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम दो ही डेफिनेशन लिखते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो है ये फर्स्ट डेफिनेशन से डिराइव्ड होती है, वो किस तरह मैं आपको बताऊंगा। इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन, ये इस किस्म का मोशन है इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स, कि जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और यही रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही आती है, या हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। सेकंड डेफिनेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन, ये इस किस्म की मोशन है इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, कि जिसमें एक्सेलरेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी कवर करती है, उतनी ही ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन स्टोर होगी। वो क्यों? उसको भी सिंपल से समझते हैं। यानी ये इसी तरह है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन बिल्कुल यही एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन है। मैं इसको, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये एक बेसिक से टॉपिक है, इसको कंप्लीटली समझने की जरूरत है। तो अच्छा, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो आप देखिए, जितनी ज्यादा ये वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उतनी ही ज्यादा उसमें क्या आएगी? रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। तो जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, यानी फोर्स ज्यादा हो गई, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो गई। तो हम सिंपली यूं कहते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, जब फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या आप तक समझ आ गया? अब इस बात की तरफ चलते हैं कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन क्यों होती है। तो जब फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ये बात आपको वहां से क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव साइन हम क्यों पुट करते हैं कि नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। क्यों? जब रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आती है तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, इसी वजह से हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। दूसरी वजह ये कि डिस्प्लेसमेंट इसी तरह इसी डायरेक्शन में कवर होती है और फोर्स इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी ना, तो दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो इसी वजह से हम नेगेटिव साइन को पुट कर लेते हैं। बाकी सिंपल वही सी बात है, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है पूरी लिखी है। मैथमेटिकली डेफिनेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, फर्स्ट नंबर डेफिनेशन को हम इस तरह लिखते हैं कि एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट, यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें ये बताता है दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन इज शोन इन द फिगर। ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी तरफ है?
टुवर्ड द मीन पोजीशन है, ये इसकी डायग्राम है। अब हम इस कांस्टेंट को हटा लेते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, तो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो हम उसको कैसे मालूम करते हैं? सिंपल सी बात है, हम उस ऑब्जेक्ट की मास लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट में जितनी एक्सेलरेशन पैदा हो गई है उन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्स आ चुकी है। या से हम मालूम करते हैं ना, F इज इक्वल टू एम ए, हम मालूम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगी है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई करते हैं उस एक्सेलरेशन के साथ जो इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो गया है, तो इसी से हम ये फोर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है ना, तो हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, हम इस बाल की मास लेंगे, बाल होगा या जो भी चीज होगा वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, और इसमें जितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स मालूम हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स भी एक फोर्स है ना, तो इसी को भी हम न्यूटन सेकंड लॉ से मालूम करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से हम मालूम करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। अब इस F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में F रिस्टोरिंग F की जगह पर पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 1 becomes is, इक्वेशन नंबर 1 इसी तरह बनेगी। यहाँ पर मैंने गलती से 2 लिखा है, तो m इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम क्या करते हैं, m को दोनों साइड पर डिवाइड करते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m। अब ये देखिए, ये k भी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये आगे हम जाकर पढ़ेंगे, और m जो है ना ये मास है, इस बाल की मास है। तो इसी होल प्रोसेस में बाल की मास क्या चेंज होती है? बिल्कुल चेंज नहीं होती। बाल की जो भी मास होगी वही मास उसकी हमेशा की तरह रहेगी, तो m भी कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं हियर k इज कांस्टेंट एंड m मास m इज कांस्टेंट। तो जब हम इन दोनों कांस्टेंट को हटा लेते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी को फिर से लगाते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x। तो असल में ये हमने जो ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये सेकंड डेफिनेशन को हमें बताता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट x। आई होप बेटा इसमें ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर सिंपल पेंडुलम में भी आती है, और इसमें मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स छोड़ भी दिया क्योंकि फिर टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगी। और इंशाल्लाह जब हम सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे तो हम ये भी बताएंगे जब कि ये फोर्स नीचे की तरफ आ रही है तो असल में ये कौन सी फोर्स की वजह से इस तरफ आ रही है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वस्सलाम।